गुरु रूप प्यारी सात संगत जी। राधा स्वामी। अ, इस मेरे पास काफी लोगों ने अपने प्रश्न भेजे हैं, बीच बीच में भेजते भी रहते हैं। और मैं समझता हूँ उसमें से कुछ लोग प्रश्न इसलिए भी नहीं पूछ पाते ग्रुप में कि उनको पता है कि जिनके बारे में वो प्रश्न पूछ रहे हैं या उनकी जो समस्या है वो लोग भी ग्रुप से जुड़े हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्होंने बात कही, और ये हम सब लोगों के साथ बड़ा कॉमन सा है कि हम हर किसी की बात का अपना अपना अर्थ निकालने लगते हैं। बात कहने का भाव किसी का कुछ होता है, और हम अर्थ का अनर्थ निकाल करके चीजों को इतना उलझा देते हैं कि बजाय सुलझने के वो बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए सभी व्यक्ति खुल करके अपनी बात नहीं कह पाते हैं। फिर भी मेरा अनुरोध ये है कि जिन लोगों ने मेरे पास प्रश्न भेजे हैं, मैं उनका यहाँ चर्चा करने की प्रयास करूंगा उन विषयों के ऊपर। बट फिर भी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सब लोग उन पे कम से कम अपने विचार जरूर रखें, ताकि ये पता रहे कि जो हम समझ रहे हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वह बात हम लोगों के लिए ठीक है, हम लोगों को समझ में आ रही है, और हम लोग उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। खाली चर्चा करने से और उससे लाभ ना उठाएं तो चर्चा बेकार है। चर्चा का लाभ तभी है कि जब उससे समझ करके इसको हम अपने जीवन का अंग बनाएं, अपने जीवन में इन बातों को धारण करें। कुछ बातें बहुत साधारण है, बहुत सिंपल हैं। ऐसी भी बातें लोगों ने पूछी हैं। जैसे अभी एक बहन ने पूछा था, या बेटी है वैसे तो, कि मैं अपने बच्चा अभी 1 साल का होने वाला है, उसका मैं जन्मदिन मनाना चाहती हूँ थोड़ा धूमधाम से। ताकि मैंने बड़े बच्चे का मनाया था, अब ये छोटा बच्चा है। अगर बड़े का मनाया और छोटे का नहीं मनाया तो छोटा बच्चा फील करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, औरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली बात तो यह है कि हम जिस चीज के ऊपर रोहित, मेरा जो वीडियो है वो फोकस में है अभी? हाँ जी। ठीक है, क्योंकि मुझे आप वाला वीडियो दिखाई दे रहा था आपका, मैंने इसलिए पूछा। ठीक है। हम्म। तो आज हम खुद ही जल्दी शुरू करने का भी एक कारण क्या है कि 9:30 बजे जैसे ये प्रोग्राम समाप्त होता है, तो हम लोग 10:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे दूसरे शहर के लिए, क्योंकि जो रिंकी की छोटी बेटी है उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये किसी और ने अपने संदर्भ में पूछा है। तो कई बार ऐसा भी होता है, जब मैं कोई बात कहता हूँ, बात तो मैं जब भी कहता हूँ अपने आप को बीच में रख के कहता हूँ, अपने आप को अपने मद्देनजर कहता हूँ। पर कई बार ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं ये अपने आप तो कुछ करते हैं और हमें कुछ और कहते हैं। क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, हमको ये भी समझना चाहिए। परिस्थिति, समय, ये सब जब बदल जाते हैं तो उन हालात में हमको क्या निर्णय लेना चाहिए वो भी थोड़ा बदल जाता है। तो मैं खुद ही, 1 साल की बिटिया है, उसके जन्मदिन के लिए जा रहे हैं, रिंकी वगैरह ने सेलिब्रेशन करने का सोचा है। पर मेरा अपना मानना यह है कि जब हम छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे अभी वो 1 साल की है, वो जिसने सवाल पूछा उसका प्रश्न भी 1 साल के बच्चे के लिए ही था। ये सेलिब्रेशन बच्चे के लिए नहीं है, ये हमारा बोलना चाहिए। हमने एक त्योहार सा बना लिया, हमने एक फंक्शन सा बना लिया, एक कार्यक्रम बना लिया, ये सामाजिकता की वजह से। बच्चे की खुशी के लिए ये नहीं है। बच्चे को तो पता भी नहीं है, छोटा बच्चा है, 1 साल का है, उसका जन्मदिन मनाया गया नहीं मनाया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब बच्चा 4 साल का, 3 साल का, तब से पता चलता है कि हाँ मेरा जन्मदिन है। तो तब बच्चे की खुशी के लिए जन्मदिन मनाना है, अभी तो हम अपने लिए मना रहे हैं। तो एक बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए
दूसरे हमको ये भी देखना है कि जो भी हम ये इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, इसमें सत्संग भी आ जाता है, कई बार और भी होते हैं। हम फिर सत्संग के साथ साथ हम सोचते हैं हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। तो इन सब चीजों को हमें सदा देखना चाहिए कि ये चीजें मेरे बजट को खराब ना करें, ताकि ये मेरे लिए परेशानी पैदा ना करें। बजट कंस्ट्रेन है, अगर बजट की दिक्कत है तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनसे बचा जा सकता है, बचना चाहिए। छोटे रूप में मना लेना चाहिए, छोटे रूप में, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। तो उसके लिए जरूरी नहीं है जैसा पहले बच्चे के लिए आपने बड़ा किया है। छोटी सी बात एक और कहूंगा मैं, जैसे हम कहते हैं कि भी उस बच्चे का जसुठन है। ये जसुठन जो वर्ड आया है, ये ज्येष्ठ वर्ड से आया, संस्कृत का वर्ड है, मतलब बड़ा। पहले परिवारों में जब पहला बच्चा होता था, तो उस बच्चे के जन्मदिन को जब धूमधाम से मनाते थे कि पहला बच्चा हुआ है, उसे सुठन बोलते थे, ज्येष्ठ, कि सबसे बड़ा है बच्चा। उसके बाद जब बच्चों की लाइन लगती थी, फिर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, बट हमको इतना जरूर रखना चाहिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, कि हमको जन्मदिन मनाने में लड़की या लड़के का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे सब समान हैं, एक जैसे हैं। अगर हमको सेलिब्रेशन करना ये सोच के कि नहीं नहीं ये लड़का है मैं इसके लिए करूंगा, नहीं नहीं ये लड़की है मैं नहीं करूंगी, उनसे हमको बचना चाहिए। तो क्राइटेरिया हो गया मेरा आर्थिक, इसका असर कितना पड़ेगा मेरे ऊपर, मैं अपने सामाजिक दायित्वों की वजह से ये फंक्शन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बच्चे के लिए इसका इतना महत्व नहीं है। तो इन सब चीजों को देख करके कि और मैं लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना करूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ सदा कि कसौटी क्या है किसी भी काम को करने की। कसौटी ये है कि हम संत मत पे चलने वाले जीव हैं। एक बात तो ये है, जब भी मैं सोचता हूँ मैं ये देखता हूँ आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से ये कैसा है। तो आध्यात्मिकता के साथ साथ नंबर 2 पे सामाजिकता आती है। और मैं सदा एक चीज और लेके चलता हूँ कि मेरे लिए यदि मुझे ये काम करना हो तो मैं क्या करूंगा। तो इन कसौटियों पे मैं किसी चीज को परखता हूँ तो एक बहुत क्लियर है कि किसी प्रकार का भेदभाव, कोई आर्थिक मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव, मैं अगर सहजता से कर सकता हूँ, आप हर रोज जन्मदिन मनाएं, हर रोज खुशियां मनाएं जीवन में। हमारा जीवन हर रोज ही खुशियां मनाने के लिए है। हर दिन जो मिला है हमको परमात्मा की तरफ से जीवन का, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना और उसका सही प्रकार से उपयोग करना हमारे लिए अच्छा है। और उपयोग कैसे करना है, हमें सदा खुश रहना चाहिए। तो अगर यदि जन्मदिन मना रहे हैं उससे हमारे जीवन में खुशी आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, पर ये किसी प्रकार का मेरे ऊपर बोझ ना पड़े। तो ये तो जिन्होंने बर्थडे के लिए पूछा था उनके लिए मेरी बात थी। एक, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि भाई बच्चे का जन्मदिन है, खाना पीना तो हर रोज चलता है, हम देखते ही हैं आजकल लोग भोजन के इतने ज्यादा, क्योंकि सबके घर में आसानी से चीजें उपलब्ध हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। तो जैसे पहले समय था कि जब लोग भोजन सोच करके कि वहां जाएंगे वहां खाने को क्या मिलेगा बड़े आनंदित होते थे, अब वो चीज उतनी नहीं रही है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बजाय हम खाना पीना करने के किसी गरीब बच्चों की मदद कर दें। यहाँ से दूसरे प्रश्न का जवाब या दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है कि गरीब कौन है, किसकी मदद करनी चाहिए। क्या गरीब सड़क के किनारे बैठे हुए बच्चे हैं, या सड़क के किनारे बैठे हुए बुजुर्ग हैं, या कहीं पर भीख मांगने वाले हैं, या जो हमसे आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं वो गरीब हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि संसार में आर्थिक रूप से लोगों के लेवल्स में, स्तर में बहुत अंतर है। बहुत से लोग तो हमको भी गरीब बताएंगे और हम दूसरों को गरीब बताएंगे जो हमसे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पर जब उनसे बात करेंगे वो अपने आप को ठीक समझेंगे और अपने से नीचे वाले को गरीब समझेंगे। तो ये गरीब की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है।
तो किसी की इसलिए मदद करना, वो गरीब है, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। जरूरतमंद की सहायता करना, एक बात तो ये। दूसरा, जब भी हम कहीं भी इस दृष्टिकोण से देखिए, भीख मांगने को, भीख देने को, जैसे सड़क के किनारे कोई भीख मांग रहा है, मंदिर के सामने भिखारी बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर जब हम कहीं चौराहे पे रुकते हैं, वहां पर बच्चे भीख मांगने आपकी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने आ जाते हैं, मन तो कई बार द्रवित होता है देख करके। किसी एक बच्चे का चेहरा बिगड़ा हुआ है, उसको एक महिला लेके पता नहीं दूध मिला है नहीं मिला है, वो भीख मांग रही है। छोटा सा बच्चा है, मुंह उसका साफ नहीं है, फिर भी वो बेचारा भीख मांग रहा है। पर मेरा अपना अनुभव जो रहा है, जो मैंने जिंदगी में देखा है, मैं ऐसे कई लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, उनसे चर्चा हुई, तो मैं समझ में आया कि यह उनका जीवन का काम करने का ढंग है। उन्होंने जो भी पहना हुआ, जो भी अपना बना रखा है, वो उसी तरीके से बना रखा है ताकि आप द्रवित हो, आप भीख दे सकें। जो आदमी टांग कटी हुई का नाटक करके सड़क पे बैठा है, तो वो आपको द्रवित करने के लिए ही बैठा है। तो हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हम भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं यदि हम इनको भीख देते हैं। हो सकता है इन्हीं लोगों के बीच में कुछ सही लोग भी हों, पर 90% लोग, 90 भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ, 99% लोग इन्होंने ये अपना पेशा बना रखा है। तो हमें भिखारियों को या इस प्रकार की संस्थाओं को दान देने से परहेज करना चाहिए। हाँ, आपने कहा कि हमें, हमारा मन है कि बच्चे का जन्मदिन है तो हम क्या करें। मैं कहूंगा कि अगर आपने किसी स्कूल में, जहाँ अमीर बच्चे भी हैं गरीब बच्चे भी हैं, आपकी परिभाषा के हिसाब से वहाँ खाना खिला दो। अनाथालय है, यदि आपको पता है इसका सही प्रकार से पैसे का सदुपयोग हो रहा है, वहां सहायता कर दो। एक बार सहायता करना, देखिए इसमें भी प्रदीप ने एक भजन गाया भी, तुम दाता मैं भिखारी हूँ। हमको ये उल्टा भाव नहीं लेना है कि मैं दाता हूं और मैं भिखारियों की, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं, तो सेवा भाव खत्म हो जाता है। सेवा भाव इसलिए कि दूसरा कोई नहीं, सब मैं हूं। जब मैं का विस्तार है, तो मैं अपनी खुशी के लिए, परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, सेवा भाव से मैं ये काम कर रहा हूँ। सत्संग में आकर के सत्संगियों को सेवा भाव इसलिए सिखाया जाता है कि जब वो जीवन में इस प्रकार के काम करें, तो वो हमारा अहंकार में, इन चीजों में वृद्धि ना करे। बड़े ही निर्मलता के साथ, बड़े ही दीनता के साथ परमात्मा को समर्पित होकर के, परमात्मा को ये मानते कि परमात्मा तेरा था, तेरे पास ही आ रहा है, ना मैं करने वाला हूँ ना कराने वाला हूँ, सब कुछ आप है। इस भाव से हमको गरीब बच्चों को खाना खिलाना, ये सब करने में बहुत अच्छा है। जन्मदिन मनाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। हमको इस प्रकार के काम करने चाहिए। महाराज जी भी कहा करते थे कि जब भी कोई ऐसा खुशी का मौका हो कि भाई बच्चों को खाना खिला दो, तो जब बच्चों को खाना खिलाने की बात आती है, तो फिर उसमें कोई भेदभाव नहीं, नहीं नहीं ये अमीर बच्चा है, नहीं नहीं ये गरीब बच्चा है, ऐसा नहीं। क्योंकि बच्चों में परमात्मा बसता है। तो प्रकार के काम करना अच्छी प्रवृत्ति है, अच्छी आदत है, हमको उस प्रकार से ही काम करने चाहिए। किसी भाई बहन का अपना कुछ सुझाव है, ऐसे हो ये, और वक्त भी के लिए हम, ये किसी में हम तोड़ के, हम एक फूल लगाया, बाकी फूल आप लगाए, और ये गुलदस्ता वो इसी महक से हम सब का जीवन महक उठे। तो आप सब लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और
एक बात हम लोग कई बार किस चीज से परेशान रहते हैं, हम मदद करते हैं किसी दूसरे की और बाद में लगता है वो आदमी ने हमको धोखा दे दिया। एक क्योंकि कोई भी बात कहने के लिए एक रेफरेंस लेना जरूरी है। हम व्यापार करते हैं, व्यापार में हमने एक आदमी को अपने पास रखा, उसको सिखाया, उसको काम करना सिखाया। जब रखा था उसको नहीं आता था, हमने कम पैसे पे उसको अपने साथ रखा। अब उसने काम सीख लिया, जिस दिन काम सीखा वो हमको छोड़ के चला जाएगा। हमने उसको 8,000 पे रखा था, अब वो कह रहा है जी मुझे 16 दो तो मैं रुकूं। आपने उसे 14 दिया, 12 दिया, वो रुक गया। थोड़े दिन में उसने काम और सीख लिया, बोलेगा जी 20 दोगे तो मैं रुकूंगा। तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। घर में साफ सफाई करने वाली हो, उनको भी अगर आपने सिखाया बताया, वो सीख गए। खाना बनाने वाली है, उसको करना सिखाया, तो उसके बाद ये सोचना कि अब मैंने इन पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैंने इनको काम करने के लायक बना दिया, अब ये केवल मेरे ही गुलाम रहें, मेरा ही काम करते रहें, ये भावना नहीं होनी चाहिए। सेवा भाव क्या है? सेवा भाव ये कहता है आपने एक आदमी को काम करने के लायक बनाया। मैं बहुत ज्यादा धनराशि नहीं दे सकता हूं, मैं काम करने वाले को, सफाई करने वाले को, या व्यापार में सेल्समैन को मैं तो 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। वो आदमी मानता है कि वो 30,000 का हो गया है। जस्ट मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो अगर वो जाना चाहे तो हमें शुभकामनाओं के साथ उसको विदा करना चाहिए। मन में कुटिलता का भाव लाना, मन में ये विचार लाना कि लो जी मैंने तो सिखा के सब कुछ करके तैयार किया और ये आज मुझे धोखा दे के जा रहा है, नहीं। एक लेवल है, एक सीमा है, उसको लगता है कि मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। हर आदमी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो विचार है रहता है, और उसके लिए उसको करना भी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि हम सीखें, आगे बढ़ें, तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं और हमने उनको आगे बढ़ने में मदद की, ये सेवा भाव है। उसके प्रति कुटिलता लाना, आपको दुख तो हो सकता है कि मुझे किसी दूसरे को सिखाना पड़ेगा, तो आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि मुझे और सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं समाज में दूसरों के काम आऊंगा। जो ज्ञान मेरे पास है, देखिए इन सब चीजों में ज्ञान दे रहे हैं आप, सामान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान देने से फैलता है। जो ज्ञान केवल आप तक सीमित था, अब वो ज्ञान सबका होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये भाव मन में कभी नहीं लाना चाहिए कि हमने इसको बताया, हमने इसको सिखाया। एक आदमी को ड्राइविंग नहीं आती थी, मैंने ड्राइविंग सिखाई, वो अच्छा ड्राइवर बन गया, आज वो 15,000 का ड्राइवर है, आज छोड़ के कहीं और चला गया। सबके जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, और अगर किसी को आपने सिखाया और वो आगे बढ़ रहा है तो आपको खुशी मिलनी चाहिए कि देखो ये आदमी काबिल हो गया। तो हमें मन में किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के प्रति या अपने काम करने के प्रति निगेटिव भाव नहीं लाने चाहिए। सकारात्मक विचार रखनी चाहिए कि हम लोग, परमात्मा ने हमें इस संसार में खाली अपने लिए नहीं भेजा, परमात्मा ने हमें इस संसार में सबकी मदद, सबकी सहायता करने के लिए भेजा है। सबका मतलब है जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं, तो यदि मेरे वजह से उनका जीवन ठीक हो रहा है, वो ज्यादा लाभकारी काम कर सकते हैं, तो ये चीज मुझे खुशी दे, मुझे दुख ना दे। हमारा कोई भी कार्य, मेरा ये मानना है, हमारी सोच अगर पॉजिटिव होगी तो हमारा जीवन भी सुख में रहेगा। जब हम निगेटिविटी पैदा करेंगे, अपने मन में नकारात्मक विचार पैदा करेंगे, उसको नुकसान होना हो, हमें नुकसान हो रहा है, और हमें जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, उससे हमें बचना चाहिए। तो यदि हमारे साथ ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जहां हमने किसी को सिखाया, वो आदमी ने आज हमारे पास से अलग हो गया, तो उसको खुशी के साथ भेजें, झगड़ा करके ना भेजें, उसके साथ अपने संबंध बना के रखें।
नॉर्मल रिलेशन रखें और किसी भी प्रकार की कुटिलता अपने मन में या अपने संबंधों के बीच में पैदा ना होने दें। हमारे लिए अपने आप को, अपने मन को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सत्संगी हैं। हमको दूसरों की निंदा, चर्चा, चुगली, इन सब चीजों से बचना है। उसके लिए ही हमको देखना है कि मैं ऐसा क्या सोचूं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये चीज मुझे मेरे मकसद में लाभकारी हो। जब मुझे पता चलेगा कि मैंने किसी को सिखाया, सेवा भाव से सिखाया। सेवा भाव से सिखाने का मतलब होता है कि हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण सेवा भाव तो नहीं है। जब मैं किसी को सिखा रहा हूं तो मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि वो मुझे लाभ दे सके, मेरे लाभ के साथ साथ उसका भी लाभ हो रहा है, ये सेवा भाव है। तो इस पे भी अगर कोई भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। महाराज जी, सुशील जी ने क्योंकि मेरी चैट बहुत सी बॉक्स बातें। में हैंड रेज किया हुआ है। हाँ तो बिट्टू भाई, जो सॉरी, रोहित बेटा, जिसका भी है उसको आप बोलने का मौका दें। हाँ जी। बिट्टू भाई किसका था? मेरे को असल में चैट दिख नहीं रहा, हैंड रेस दिख नहीं ये रहा अभी किसी सुशील का। सुशील जी ने किया हुआ है, मैंने उनको अनम्यूट हाँ जी करने के लिए भेजा है। हाँ, अनम्यूट है, वो बोल सकते हैं। सुशील जी बोलिए। राजस्व महाराज। हाँ, राधा स्वामी बेटा। महाराज जी, सवाल तो नहीं है, एक मन में जिज्ञासा हुई थी। हम्म। ये है कि जैसे हर इंसान के अंदर प्रेम भरा पड़ा, तो फिर भी वो कहीं ऐसी वक्त कर जाया भी, जैसे दूसरे का दिल दुखा जाओ। तो ऐसा क्या हो जा जब हर इंसान का, मैंने बहुत से बंदे देखे भी, उनमें पूरा प्रेम है अंदर ते पूरे में, हर बंदे के लो प्रेम करा, पर जब ऐसी स्थिति आ जावे ना, कुछ ऐसे काम कर जाएंगे भी, बहुत खुद में करना नहीं चाहते पर फिर भी हो जाए, दूसरे का दिल भी दुखा जाएंगे, कुछ ऐसी ये लगा लो भी, मारपीट भी तक भी हो जाया। तो ऐसा क्या है, इतना प्रेम होने के बाद भी ऐसी हरकत हो जा। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और ये देखिए, एक चीज तो हमको ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न का विस्तार कर रहा हूं। जब आपने बोला कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा किया, मन में कटुता आ गई, जबकि हम सोच रहे थे सब कुछ प्रेम पर आधारित है। हमारे जो संसार में संबंध हैं सारे, आपस के संबंध, मैं उन संबंधों की बात कर रहा हूं जो हम परिवार से अलग, परिवार से बाहर को, मतलब एक तो कि एक हमारा संबंध है, कोई मेरे पिता है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा भाई है, मैं इस संबंध नहीं बोल रहा हूँ। जब हम लोगों से जुड़े होते हैं, उनमें से कुछ रिश्तेदारी वाली जुड़ाव भी हैं, कुछ मित्रता वाले जुड़ाव भी हैं, कुछ और भी हैं। इन सब का आधार प्रेम है, प्यार है, आपस का सम्मान है। पर कई बार इसमें कुटिलता पैदा हो जाती है, जैसे भी आपने बोला। क्या इसका कारण है? इसके दो तीन कारण हैं जो मैं समझ रहा हूं। पहला कारण तो क्या है, ये ईगो है हमारी, उनकी। देखिए, जैसे मैं अपनी ईगो नहीं छोड़ पाया हूं आज तक, मैं खुद देखता हूं कई बार मेरे संबंध भी मेरी ईगो के कारण, मेरे अहंकार के कारण लोगों के साथ खराब हो जाते हैं। तो एक तो मेरा अपना अहंकार, और ऐसे ही उनका अहंकार, ये बीच में आ जाता है। हर आदमी अपने आप को जिस पोजीशन में रखता है, अपनी सोच को, उसे लगता है कि जो मैं सोचता हूं वही सही है। तो ये सही गलत, ये बीच में बंधनकारी, सॉरी, ये बीच में आकर के हमारे संबंधों को खराब करने का कारण बन जाता है। जो मैं ठीक समझता हूं दूसरा आदमी भी उसको ठीक समझे। देखिए, हमारे विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। जब विचारों में भिन्नता है, इसका मतलब है जो चीज एक को अच्छी लगती है दूसरे को हो सकता है अच्छी ना लगे। मैं उसका बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं आपस में झगड़े में। इसका कारण क्या है कि दोनों अपनी अपनी विचारधारा को सही मानते हैं।
ये मानते हैं कि जो जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ वही सही है। ऐसे ही आध्यात्मिकता के अंदर भी जो राधा स्वामी है, राधा स्वामी में भी जो जहां से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है मैं ही सही हूँ। परिवारों में भी यही होता है। जब बाप बेटा बात करते हैं, भाई भाई बात करते हैं, आपस में रिश्तेदार बैठ के बात करते हैं, हर एक को लगता है मैं ही सही हूँ। इसके कारण संबंध कई बार बिगड़ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो मेरी बात है, जिसको मैं सही मानता हूं, वो मेरे विचार हैं, दूसरे के विचार इससे अलग हो सकते हैं। तो मुझे दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना है। एक आदमी ने आके एक बात कही, जैसे आपने कहा कि संबंध प्रेम के हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। उन्होंने एक बात कही, तो मैं अगर ये मान के चलूं कि ये इनके भाव हैं, इनके विचार हैं, मेरे से अलग हैं, जो मुझे पसंद है वैसे नहीं है, पर रिश्ते प्यार के हैं, तो इस प्रकार की जो कटुता है, बीच में कटुता, वो कम हो सकती है, क्योंकि आपने एक दूसरे के सम्मान करना सीख लिया, एक दूसरों के विचार को समझना सीख लिया। मानना नहीं, समझे कि भाई उनकी विचार ऐसे ही है। ये सुशील भाई, ये कारण है बहुत से सत्संगी मेरे से कुछ चीजें पूछते भी नहीं है। आपने तो बड़ी अच्छी बात है पूछ लिया कि कोई किसी से कहता है कि भाई जी इसमें क्या करूं, वो कहते हैं जी गुरु जी से बात कर लो, कहते हैं नहीं नहीं गुरु जी तो ऐसा कर बोल देंगे, वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि भाई उन्होंने मेरे से क्यों नहीं पूछा। मैं समझता हूँ अच्छा है उन्होंने मेरे से नहीं पूछा, नहीं तो उनके ऊपर बोझ पड़ जाता है कि उनको मेरी जो मेरे से सलाह ली है उसके विपरीत करने में उनको दिक्कत महसूस होती है। क्योंकि मेरे विचार एक अलग प्रकार से हैं। मेरे विचार जो हम सामाजिक दायरे में रह रहे हैं, जिनसे हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, मैं उनसे अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करता हूं। तो मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से सोचता हूं। पर जो अलग प्रकार से सोच रहा हूं वो जरूरी नहीं कि दूसरों को वो सही लगे। तो ऐसे ही जैसे आपने बोला कि एक व्यक्ति आपके पास आया, एक बात कही, और उसके कहने की बात को आप तो सोच रहे थे प्रेम से कहेंगे, उन्होंने क्या कह दिया कि ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने, ऐसा आप सोचते हैं कि प्रेम से भरा हुआ आदमी ऐसी कुटिल बात कैसे कह सकता है। तो इसमें हम दो चीज भूल जाते हैं। हर व्यक्ति हर समय एक जैसी मनोस्थिति में नहीं होता है। मैं अभी किसी के साथ झगड़ा हुआ मेरा, मानसिक रूप से मैं अभी उद्वेलित हूं, मैं मेरा मन अभी स्थिर हुआ है। तभी आप मेरे सामने आए, आपने बड़े प्यार से बात की। क्योंकि मैं अभी स्थिर मन से नहीं हूं, तो मेरे से बातचीत में, बोलने में, मेरे भावों में, मेरी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको मेरी मन की स्थिति का पता नहीं है। जो मेरा भाव आपने पढ़ा, जो आपने मेरी बात को सुना, उससे आपने अर्थ लगाया कि देखो ये कैसे हैं। मैं तो बड़े प्यार से इनका सम्मान करने के लिए, इनसे बात करने के लिए आया था, इन्होंने मुझे भाव भी नहीं दिया। तो आपको लगेगा कि अपने आप को प्रेम का भंडार कह रहे थे और अभी बिल्कुल मामला साफ है। हम भूल जाते हैं कि स्थिति कई हो सकती है। उस व्यक्ति की अभी मानसिक अवस्था ऐसी है कि वो जो बात कह रहा है, वो बात वो किसी दूसरी जगह से बैठ के बात कह रहा है, उसका मन अभी उस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम कोई बात कहते हैं, भाव उसका दूसरा होता है, दूसरा आदमी उसका भाव दूसरा पकड़ लेता है। मैंने अपने अनुभव में बहुत बार देखा कि किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, फिर भी मुंह से कुछ निकला और उस आदमी ने उस बात का अर्थ का अनर्थ लगा लिया। मैं भी ऐसे लगाता हूँ कई बार लोगों की बातों का। पर जब मैं बाद में बैठ के सोचता हूँ तो फिर कुछ कुछ समझ में आता है कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था। तो उस टाइम में लगा कि गलती हो गई, पर इस गलती का पता तब चला जब गलती के बाद मैंने बैठ के उस पर विचार किया। तो यदि हम बाद में उस आदमी का पक्ष भी समझने का प्रयास करें, वो जितना समझ सकते हैं, हो सकता है हम पूरी बात ना भी समझें, तो हमें मन में सदा ये भाव लेके चलना चाहिए कि
प्रेम का भंडार होना मेरे लिए जरूरी है। दूसरे आदमी के अगर प्रेम के भंडार में कुछ कमी है तो वो मेरी दिक्कत की बात नहीं है, मेरे लिए समस्या नहीं है। मुझे तो अपनी बात, अपने आप को ठीक रखना है। उसने अगर कोई ऐसी बात कह दी है जो मुझे ठीक नहीं लगी है तो मुझे उसको इग्नोर करना चाहिए। मुझे ये मानना चाहिए कि अभी ये बात कहने का, ये बात सुनने का मौका नहीं है। बट अगर मेरे से गलती हो जाए तो मुझे लगे कि हाँ, मैंने मैंने भी कुछ गलत कह दिया, मैंने भी कुछ गलत बात समझ ली, मैंने भी कुछ, आदमी को अपने मन में जब ये विचार आए तो माफी भी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा गुण है। भले ही गलती मेरी नहीं है, बट अगर कोई वार्तालाप, कोई घटनाक्रम ऐसा हो गया है जिसकी वजह से संबंध बिगड़ रहे हैं, संबंधों को बनाने में वर्षों लगते हैं, बिगाड़ने में कुछ पल लगते हैं, तो हमें, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जितने संबंध बचे रहें, जितने संबंध बने रहें, उतना अच्छा है। हमारा अहंकार, हमारी ईगो, हमारी विचारधारा, हमारी सोच बीच में आके बाधक ना बने। दूसरा आदमी अगर इसमें ऐसा बर्ताव कर रहा है कि हमको लगता है प्रेम की कमी है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वे में वो आदमी सही है, ठीक है। तो संबंधों को बनाए रखना, इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनको छोटी छोटी बातों में, किसी आदमी ने एक बात कह दी जो मुझे चुभ गई, उनसे अपने संबंधों को बिगाड़ने से बचना चाहिए। अगर आपको लगता है एक आदमी प्रेम का भंडार था, अभी उसने कोई बात ऐसी कर दी जो आपको चुभ रही है, तो एक बात को छोड़ करके उसकी 99 बातों को याद करो, अपने संबंध उसके साथ ठीक रखो। हमें हर समय दूसरों को कसौटी पे नहीं कसना है कि ये तो प्रेम का भंडार है और इसने ये बात कह दी और इसने संबंधों को बिगाड़ दिया, तो भाई इनको इग्नोर करें, इनको पीछे छोड़ें, और जो बाकी उसके साथ अच्छा जीवन बिताया है उन बातों को लेके चलें। अपने आप को परखें कि मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। सुशील, मेरा तो सदा एक ही सोच रहती है कि जहां कहीं कुछ गलती हुई वहां मेरी क्या गलती है, बजाय ये देखने की उसकी क्या गलती है। क्योंकि मैं उसकी गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा तो संबंध और बिगड़ेंगे। मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने आप को ठीक करूं। जब मैं अपने आप को ठीक करूंगा तो मेरे संबंध अच्छे बनेंगे। दूसरा महाराज आदमी जी जैसे लगता है एक प्रेम का सवाल था भंडार है, बट बीच में। कई बार चूक हो जाती है बोलने के भाव में, भाषा में, शब्दों के जाल में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने संबंध खराब कर लेते हैं। उनसे बचना चाहिए। महाराज जी जैसे सुशील भाई, पता नहीं आप यही पूछ रहे थे या कुछ और कह रहे थे? नहीं ठीक है, ये तो बीच में एक और क्वेश्चन है जी इसी के। जैसे हाँ मनु भाई। पता जैसे मनु पता अभी उस बंदे मेरे गिलो स्वार्थ से ही जुड़े आया, और मान लो वो गलती भी कर गया तो फिर भी उससे माफी मांगनी चाहिए अपनी गल्लो रखने वास्ते उन्हें। बेटे, अपने साथ रखने की बात नहीं हो रही है सुशील। हम ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपकी गलती नहीं है, जैसे आपने कहा आपको लगता है आपकी गलती नहीं है, पर आपका और उनका आपस में संवाद हुआ, जब आपका उनका संवाद हुआ और उसके कारण एक मतभेद पैदा हो गया आप में और उनके बीच में। अब इस मतभेद के, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस मतभेद को आप और बढ़ाएं ताकि कल को संबंध ऐसे हो जाएं कि आप एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करें, या आपने कहा थोड़ा सा ठंडा करता हूं इसको मैं, उसके बाद हो सकता है चीजें अपने आप ठीक हो जाएं। और तीसरा ये है जो आपने अभी बोला कि मैं इसको ठंडा करने के लिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मेरे लिए ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सम्मान के पात्र हैं। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया, मान लिया मैं हूं, मैंने आपको कोई गलत बात कह दी, तो ये देखते हुए कि भाई नहीं, मैं इनके साथ अपने संबंध खराब नहीं करूंगा,
इस बात की वजह से, भले ही इन्होंने मुझे डांट दिया, सबके सामने मेरी थोड़ी सी इंसल्ट भी कर दी, फिर भी अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं अपनी गलत व्यवहार के लिए माफी भी मांग लूंगा। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप उसकी गलती के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं, आपने जो कुछ गलत कहा, आपने जो कुछ गलत समझा, उसके लिए भी अगर आप माफी मांग लेते हैं तो ये तो मैं बोलूंगा कि बहुत मुश्किल बात है, पर करना चाहिए। हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम कह सकें, हाँ जी उस दिन मैंने आपसे बोलने में गलत किया, मेरे से गलती हुई, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए था, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, यदि मुझे पसंद नहीं भी थी तो मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे पलट के आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं उन्होंने भी ऐसे ही किया, उन्होंने किया वो उनके साथ, मैंने जो किया वो मेरे साथ। मैं किस पोजीशन में था, मैं कम से कम उन चीजों को बढ़ने से रोक सकता था। तो ऐसी जगह पर मैं अपने किए हुए काम के लिए माफी मांग रहा हूं, जो गलती उसने की उसके लिए उससे माफी नहीं मांग रहा हूं। इसलिए नहीं माफी मांग रहा हूं कि मुझे लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से काम पड़ेगा, ओहो इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं, नहीं। मैं अपने संबंध, इन छोटी चीजों के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण, मैं उसको बीच में ला करके संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता। एक क्वेश्चन और था ये वैसे। जीवन में। एक और था हाँ इसी, बोलिए भाई। अभी ना एक और था इसी में ही। वैसे मैं यहाँ पूछना नहीं चाह रहा था, पर फिर भी पूछ रहा है ये। एक ना जैसे अब वो करा ये फैक्ट्री लगाई है, तो उसका मूर्त तो वैसे तो कर दिया हम्म। था ये सत्संग का। तो हाँ अपना भाई। वैसा कर रहे हैं यहाँ, जैसे सारे बंदे बुलाने हैं ना, जो सरपंच सरपंचा सारे, हम्म। तो वो बुलाने हैं ये अब 14 तारीख ठीक है। ने। तो ठीक है। उसमें मान ले जो है बंदे में कह रहे भी जिस तरह दारू दूरू पिलानी पड़ेगी, तो वो करना चाहिए कि खाली वैसा ही नॉर्मली होना चाहिए जी? दारू नहीं पिलानी चाहिए भाई, मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए मैं बोला मेरी राय लोगे, पर नहीं, जरूरी मैं नहीं आप मेरी वही राय माने करना था। भाई। मैंने वैसे आज तक ना ही जो करया अपनी उस पे चलता रहा, पर पहली बार मैं पूछा ये, क्योंकि मेरा खुद का दिल भी नहीं मान रहा था इस चीज को। इसी करके ही पूछा ही भी, थोड़ी सी असमंजस हो रही थी भी ये। मन्नो भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये सारे मन्नो ये कह रहे थे भी मान ले जो आवा सरपंच सरपंच हैं तो सारे ही पीवा। जैसे हमारे ब्लॉक में 66 सरपंच है, सिर्फ 2-3 ही हम जो पिंदे नहीं है खाते नहीं है, बाकी सारे खावे पीवा जी। तो अब वो बुलाने थे ना, इस करके हो रहा था ये क्वेश्चन। सारे सुशील, कह रहे थे भी दारू को। हाँ जी। सुशील ऐसा है, यदि आप दारू पिलाते हो तो उनकी जो गलत आदत है उसको बढ़ावा देते हो। सत्संगी होने के नाते मुझे इनसे बचना चाहिए। ठीक। हाँ, मैं इन चीजों के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने जो भी अपना वचन गुरु को दिया है, उन वचनों का मैं पालन करूंगा जहां तक मेरे से होगा। जब परिस्थिति ऐसी होगी, जब आप बेबस नहीं हो यहाँ पर, नहीं। बेबस होने वाला मामला अलग होता है, यहाँ बेबस नहीं है आप, तो यहाँ इस चीज से बचना चाहिए। ठीक। ये मेरा सुझाव है बेटे। पर जरूरी नहीं है सुशील कि भाई आप मेरी हर बात को माने, बट अगर आप मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। रासो महाराज। राधा स्वामी। और किसी का भाई बहन का कुछ प्रश्न? ये जो संबंधों की बात चल रही थी और जो ईगो की बात चल रही थी, इसमें बहुत चीजें आती हैं। इसमें ये भी आता है कई बार कि काम मैंने किया, क्रेडिट दूसरे ने ले लिया, तो भी हमको अच्छा नहीं लगता। ये जो क्रेडिट वाली कॉन्सेप्ट है कि भाई काम मेरा, मेहनत मेरी, नाम दूसरे का, सत्संगी को इन चीजों से बचना चाहिए। अगर बहू को लगता है कि सारा तो मैं करती हूँ और नाम सास का हो रहा है, और यह सास हर चीज को अपना बना के पेश करती है, या उल्टा है, सारा काम तो सास कर रही है
और बहू बस आके हाथ लगाती है बाद में और नाम अपना करा लेती है। इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये जो क्रेडिट लेने की भावना है मेरे मन में, ये इतने ज्यादा मुझे परेशान करती है कि मैं दुखी हो जाता हूँ। देखिए, मुझे हर उस चीज से, हर उस काम से बचना है जो मेरे मन की शांति को भंग करे, जो मुझे परेशान रखे, जो मुझे चिंताओं में रखे, जो मुझे संसार में इन चीजों में उलझा के रखे। मैं सत्संगी हूँ। सत्संगी होने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उसके नाम का जाप करने के लिए, सिमरन करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसलिए मैं सदा बोलता हूँ, किसी की मदद उतनी करो जितनी मदद करने के बाद आप शांत रह सकें। अब ये, इसमें मामला ये नहीं है कि आप 5,000 की कर रहे हैं या 500 की कर रहे हैं या 5 लाख की कर रहे हैं। जो आप जितनी मदद जिस प्रकार से भी धन के रूप में, समय के रूप में कर सके, अपने आप को परेशान होने से बचाना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे मैं परेशान होऊंगा या होंगी, मैं इससे बच नहीं सकती, तो उस काम से बचें। फिर उस काम में ना उलझें। आपके सामने अगर दो रास्ते हैं, दो रास्ते में अगर एक रास्ता आपके मन को परेशान कर रहा है, उधर से बचें। वो रास्ता चुने कि जहां आपका मन ज्यादा शांत रह सके, ज्यादा ठीक रह सके। ये बहुत आवश्यक है। ये मेरी सोच है कि हम लोग जानते हुए भी गड्ढे में गिरते हैं। ये मेरा अपना निज अनुभव है। हमें पता है, मैं इस रास्ते चलूंगा, ये दिक्कत आएगी, ये परेशानी आएगी, फिर भी मैं उधर जाता हूँ। एक तरीके से जब मैंने करके देखा और मुझे नुकसान हुआ, दोबारा से उसी तरीके से करूंगा तो फिर नुकसान होना तय है। क्योंकि जब तक मैं अपना परिवर्तन नहीं करूंगा अपने अंदर, ये बहुत आवश्यक है कि हमारा अहंकार, हमारी ईगो, हम एक तरफ रख के चलें। सत्संगी को इससे बचना चाहिए। अहंकार और ईगो से बचना चाहिए। बड़ी बात कहने से बचना चाहिए, बड़ा बोलने से बचना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता, ये परमात्मा का खेल है। परमात्मा कब किसको कहाँ किस हालत में खड़ा कर दे, और वहां पे खड़े होकर के जो हमने बात कही, वो बात हम पूरी ना कर सकें, तो फिर मन में ये आएगा, वो हमने ये बात कही। तो दोनों चीजों से हमको बचना चाहिए। अपने आप को नीमा नीमा होके देख ले बंदे, ये भजन भी है। जितना हम अपने आप को सत्संगी होने के नाते नीवा बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अहंकार से बच सकते हैं, मान और दूसरों की बुराइयों से बचा सकते हैं, इनसे बचाना चाहिए। किसी और की कोई बात कहनी हो किसी को भाई? बिट्टू, विजय भाई, अगर आप जुड़े हुए हैं, आप के पास कोई और बात हो, जी राधा आपके पास तो भंडार है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विजय भाई, आज हमारा विषय तो दूसरा था, जो हम पिछले सप्ताह बात कर रहे थे, हम तन की, उसी पे बाद में मन और धन की, इन बातों को करना था, विषय से जुड़े रखना था। बट बीच में मेरे पास काफी प्रश्न आए, तो मैंने कहा उनमें से मैं कुछ प्रश्नों को आज ले लूं, तो इसलिए मैंने ये बात कही। पर ठीक अभी आपको मौका है, आपके पास जो कुछ है आप उसे बता सकते हो। ठीक किया जी। और अभी प्रोग्राम क्या है अगले सप्ताह, जो मासिक सत्संग है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दो जी, लोगों को। हम्म। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी जैसे मैसेज में भी था, 7 तारीख से यानी कि कल से गुरु घर में कार्यक्रम चल रहा है भजन बंदगी का। और आप जितने भी भाई बहन बच्चे जुड़े हैं, वो सब इस मैसेज को अपने परिवारों में, और जो नहीं भी ग्रुप से जुड़ा उनको दे दें। तो 7 तारीख से कल से भजन बंदगी का, सुदेश बहन जी आज आश्रम गुरु घर पहुंच चुके हैं। तो कोई भी भाई बहन जाके वहाँ, क्योंकि आजकल जैसे थोड़ा घर परिवारों में काम नहीं है जिम्मेदारों के पास ज़्यादा, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। 7 दिन का कार्यक्रम आश्रम में चलेगा।
14 तारीख का कार्यक्रम है, आश्रम के अंदर मासिक सत्संग है। और एक जी 2-3 भाई बहनों के थोड़ा सा एक प्रार्थना थी, अगर और भी किसी भाई बहन की होगी तो उस पर विचार आप जी को करना है। वो कह रहे थे भी अभी ये इसको आधा घंटा पहले अगर कार्यक्रम को कर लें तो 2-3 के मेरे पास फोन आए भाई बहनों के जो ग्रामीण परिवेश ये में। हाँ, विजय भाई, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इसको हम आधे घंटा पहले कर सकते हैं। एक्चुअली पहले कर लेना चाहिए था हमको, तो अच्छा दो रहता। तीन भाई 2-3 भाई बहनों के तो फोन आए भी, मैं कहा चलो एक बार मैं महाराज जी के सामने रखूंगा, और भी किसी का होगा तो आधा घंटा पहले किया जा सकता है जी, अगर आप जी का इजाजत होगा तो। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो जब ये प्रोग्राम शुरू होता है, अब तो यहाँ पे दिन निकल गया है, उस टाइम तो जी अंधेरा होता है विजय भाई, तो थोड़ा सा पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जी। और एक जैसे पर्सन आप जी ने भी कहा था पीछे भी डेरे की सुंदरता को लेके, मैं साध संगत से फिर एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ इसमें। आपके पास कोई ऐसा सुझाव हो, क्योंकि बच्चे जुड़े हैं, युवा यंग बच्चे जुड़े हैं और जो काफी समझ रखते हैं इन चीजों के बारे में, हम अपने आश्रम को गुरु घर को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो इसको लेके आपके पास कोई भी सुझाव हो, कोई ऐसा चिंतन हो इस प्रकार का, तो आप मेरे नंबर पे या आप जी के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या मुझे तो बोल भी सकते हो आप फोन करके, तो आपका सुझाव के ऊपर विचार किया जाएगा। क्योंकि अगले 2-3 महीने हमने ये चिंतन का विषय रख रखा है भी गुरु घर को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता। अब चौथी जो। विजय भाई, जी इसी चीज से थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं आपको। जी मैं प्रदीप को पता है, और टाइल वहां हमने आश्रम में भेजी है। जी कुछ टाइल जो हमारा मेन हॉल है उसके चारों तरफ का बरामदा है, उसके ऊपर लगाने के लिए। और हमने कोशिश की है कि हम वो टाइल लगाएं जिस पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चलते हुए फिसलने की दिक्कत ना हो। ठीक। एंटी स्किड या एंटी फ्रिक्शन बोलते हैं, स्किड फ्री टाइल करके बोलते हैं। वो टाइल आश्रम में पहुंच गई हैं। उनको बस अब प्रदीप को उनको लगाना है, और प्रदीप ने एक काम मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है कि भाई साहब उसका थोड़ा सा डिजाइन भेज दो, वो टाइल कैसे लगानी है। तो मुझे एक डिजाइन बना के उसको भेजना है, और प्रदीप को ये काम वहां शुरू कराना है। और ऐसे ही जैसे आपसे बात हुई थी, वहां की टाइल हमारे पास पहले से रखी है, जो उधर हमने टीन शेड डाला है जी उसके नीचे लगाने के लिए वहां फर्श बनना है। और उस फर्श के ऊपर जो टाइल डेरे में रखी है पहले से, वो टाइल हम वहां लगा देंगे। ठीक। इसके अलावा, फर्श को ठीक करने के अलावा और कोई सुझाव किसी भाई बहन का हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। जी। और बच्चे सबसे जुड़े बड़ी हैं। चीज है हमारी जो गुफा है, जी जैसे पहले भी चर्चा हुई है कि उसकी दीवारों के लिए हम क्या करें। जैसे आजकल एक मटेरियल आ रहा है पीवीसी का, उसको लगाएं या कुछ और करें, उस पे भी आप लोग थोड़ा सा एक राय बना लीजिएगा अपनी, इस जी जब आप मासिक सत्संग में वहां एकत्रित हों। जी। हाँ जी, उसके ऊपर विचार कर लेंगे जी, थोड़ा सा बैठ के फिर आप जी से भी प्रार्थना कर लेंगे, जैसा भी है वहाँ विचार होगा थोड़ा बैठ के। और एक लास्ट है जी, क्योंकि इस समय आप जी को जाना है, आज इसको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर लेंगे जी। एक लास्ट है जी मेरा ये, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा इशू हमारा चल रहा था, और आज मैं किसी आश्रम में था जी, वहाँ पे भी हेल्थ से जुड़े कार्यक्रम में मैं थोड़ा सा, मेरे को मौका था थोड़ा सा बोलने का, उसमें भी मैंने ये चीज रखी, उनको बड़ा अच्छा लगा ये। क्योंकि मैं हेल्थ को आज के जो परिवेश है जिसमें सबसे बड़ा इशू मानता हूँ। क्योंकि आज हमारे पास हेल्थ अगर बची रही तो और सारे काम हो जाएंगे, ठीक से अच्छे से होंगे। तो मैं सभी भाई बहनों से, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, किसी के पास कोई अच्छा सुझाव हो, अच्छा कोई ऐसा, हम जो हमारी सेहत बच सके, कोई ऐसा हम कैंप कर सके आश्रम के अंदर,
तो आप लोग उसको लेके थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं, और हम आश्रम के अंदर एक कैंप भी रख सकते हैं उसको लेके, या हमारी हेल्थ से जुड़े आपके पास कोई ऐसे सुझाव हों, आप यहाँ इसी, ये हर बार खुला है, आप किसी भी ज्ञान चर्चा में उसके हेल्थ के ऊपर तो चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ ठीक होती हो, हेल्थ को बचाया जा सकता हो आसानी से, तो उसके ऊपर हम चर्चा किसी भी ज्ञान चर्चा में कर सकते हैं। आप जिस जो भी ज्ञान चर्चा हमारी होती है, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ भी इसको लेके थोड़ा सा गंभीर रहें, क्योंकि समस्याएं हर रोज बढ़ रही हैं, और एक से एक समस्या उभर के आ रही है, और हमारा सब खाने पीने का और रहन सहन वातावरण ये सब बदल रहा है बड़ी तेजी से, तो इसको लेके हमें सचेत भी रहने की जरूरत है। तो एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा जी। जैसे हल्दी होती है जी, हल्दी मैंने मेरे पास घर पे एक छोटी सी क्यारी है, छोटा सा क्यारी है जी, मैंने उसमें हल्दी लगा रखी है थोड़ी सी। तो वो हल्दी अभी वैसे तो पकेगी जब उसको पार उखाड़ना होता है, लेकिन कच्ची हल्दी का जैसे मैं सुनता हूँ बहुत सारा, भी कच्ची हल्दी यूज करनी चाहिए बंदे को ज्यादातर। तो उसके बहुत सारे जो आम हल्दी है उससे कई गुना उसका रिजल्ट आता है अगर हम कच्ची हल्दी को प्रयोग करें। तो मैं उसको अब, जैसे अब वो शुरू कर दिया, मैंने उसका एक पेड़ उखाड़ लिया, तो उसके जो उसके अंदर से निकली है हल्दी कच्ची, तो हमने अपनी रसोई में रख ली, वो हमारी 10 दिन चलेगी। तो ऐसे करके हमारे 5-6 महीने निकलेंगे जब तक ये करते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ी कारगर हैं, और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदार हैं हमारे बहुत सारे। तो वो छोटी छोटी सी क्यारियां लगा के अपन ये हल्दी वाला प्रयोग तो बड़ा जबरदस्त कर सकते हैं। तो जहां मैं आज बोल रहा था, तो उन्होंने भी, कई लोगों ने इसके ऊपर बड़ा अपनी सहमति जताई, बल्कि कुछ तो आयुर्वेदा के लोग बैठे थे, कहते भाई ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, और ये तो हर इंसान को थोड़ा भी अगर उसके पास जगह है ये तो करना चाहिए, क्योंकि हल्दी को तो सबसे अच्छा वो माना गया है जी। तो इस तरीके के छोटी छोटी सी, अगर किसी के पास भी, किसी भाई बहन के पास ऐसी कोई चीजें हैं, तो वो कर सकता है इस तरीके का प्रयोग। तो इसके बड़े लाभ हो सकते हैं, क्योंकि बचाव के ऊपर भी चर्चा रहनी है, भी इसका कैसे हम समाधान, समाधान के ऊपर ही चर्चा चल रही थी आज भी, समाधान कैसे करें। अब ये तो पता है सबको भी कोई चीज आई है, तो लेकिन उसका समाधान कैसे करना है, तो ये छोटी छोटी, ये भी समाधान का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो अभी टाइम हो रहा है जी, आप जी को भी जाना है, और मैं सारी साध संगत की तरफ से छोटे से बच्चे को तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी, छोटी सी बच्ची को। तो भी वो खुश रहे, खूब मस्त रहे जी, खूब बड़ी होके अच्छा करे सब। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, और रिंकी को, राहुल को, सारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। राधा स्वामी जी। धन्यवाद विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बाकी संगत का भी। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक चीज हमको समझनी चाहिए। कुछ हमको दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इस संसार के अंदर हम सब लोग किसी से भिन्न नहीं है। जब ये बात हमारी समझ में आएगी कि जिससे हम नाराजगी प्रकट कर रहे हैं अपने मन में, वो भी हमारा ही अंग है। हम सब इस दुनिया में सब एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। ये बात समझाने के लिए है। तो फिर हमको बहुत चीजें अपने आप हमारे मन में से पिघलती हुई, निकलती हुई चली जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बधाई दी। एक दूसरी बात, जैसे अभी आप हल्दी के गुणों की चर्चा कर रहे थे, बहुत से लोग, सर्दी का मौसम है, शाम को, रात को दूध लेते हैं। उसके लिए भी बजाय ये बोलना चाहिए कि जो हल्दी हम सूखी हुई हल्दी यूज करते हैं, अगर ये ताजी हल्दी दूध में डालेंगे तो उसका लाभ बहुत ज्यादा है। तो वैसे भी इस कच्ची हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। तो एक बात ये रही, अगला प्रोग्राम आधे घंटे के अंतर के साथ 7:30 बजे शुरू करेंगे भजन। 7:30 से 8 बजे तक भजन, और फिर 8 से 9 बजे तक ज्ञान चर्चा। इस प्रकार से यह प्रोग्राम रहेगा। तो बिट्टू भाई, ध्यान रखें कि जब भी सबको संदेश दें, इस बात का ध्यान रखें कि आधे घंटे ये प्रोग्राम प्रीपोन हो गया है। जी जी महाराज, राधा स्वामी। ठीक है, राधा स्वामी भाई।
राधा स्वामी।